अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ा जुनून की एपिसोड नंबर 91 का पार्ट 1 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होटल के लॉबी में सन्नाटे का कब्जा था, रोशनी में नहाते मगर बोझिल इस माहौल में जरिक सोफे पर गुमसुम बैठा था। पेशानी मसलते इसकी नजरें अपने बूटों पर जमी थी। जावियार रूबरू बैठा वो शिकस्त गुर्दा लग रहा था। जावियार की नजरें इस पर थीं, लम्हे भर को दिल में तरस उठा। कुछ नहीं कहूंगा तुमसे, तुम्हारी हालत ही ऐसी नहीं तुम्हें कुछ कहा जा सके। जावियार की आवाज में तरहम था। वो जिस हुलिये में वीडियो में जनीशा शाह से माफी मांग रहा था, अब यहाँ इसके सामने निगाहें झुकाए बैठा था। स्याह ट्राउजर पर सफेद टी शर्ट, बालों की बेतरतीबी और आंखों में वही असलियत जैसे 2 दिन पहले वो इस वीडियो में था। फर्क सिर्फ ये था कि आज वो रूबरू बैठा था। इसकी मुस्तरब हालत देखकर वो इसे कोई बास परस्त नहीं कर सकता था। वो हेयरिंग में क्यों नहीं आया, तबरेज से मिलने क्यों नहीं आया। इसके चेहरे पर शर्मसारी के साथ अजियत भी थी। वो तबरेज की वजह से बेहद परेशान था। इसकी हालत से साफ पता चल रहा था बाबा इस केस से निकल जाएंगे। जरिक की आवाज में इस तरह की लर्जिश थी। कुछ कहा नहीं जा सकता। जाफियार ने कंधे उचकाए थे, जरक की आंखों को नम होता देखते जावियार ने बमुश्किल खुद पर काबू पाया। अगले ही पल वो इसकी तरफ झुका, अपनी आंखें जरक की आंखों में गाड़ी। अपने जज्बात पर काबू रखो, खुद को कमजोर मत पड़ने दो। मर्द होकर ये आंसू बहाओगे तो दुनिया तो नामर्द कहेगी। शुरुआत घर से होगी। जरिक का चेहरा सुर्ख हुआ, लब भींच गए थे। ये जो गैरत मुझे दिखाते हो, ये इज्जत कहाँ थी जब इस औरत के कदमों में झुके हुए थे। हर जगह तुम्हारे गैरत के इश्तिहार लगे हैं। जावियार खानजादा का लहजा इस वक्त हर जज्बात से आ रही थी। वो वीडियो इसे मुश्तल किए हुए थी। बीवी है वो मेरी, जरिक ने सर्द लहजे में कहा। तुम्हारी अनोखी बीवी है या तुम दुनिया के पहले शौहर हो या इस अनोखी बीवी के पहले असील। कौन सा शौहर सरेआम घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है। जावियार भड़क उठा था। सोशल मीडिया पर तुम्हारा कितना मजाक बन रहा है, जानते हो तुम्हारी रेपुटेशन सब बर्बाद हो गया है। तुम पर ड्रग डीलर्स के साथ ताल्लुकात होने पर इल्जाम लगाया जा रहा है। स्पॉन्सर्स ने तुमसे हाथ खींच लिया है। तुम पर कुछ वक्त के लिए किसी भी रेस में हिस्सा लेने पर पाबंदी लग चुकी है। तुम सब खो चुके हो, अपनी साख, अपना ड्रीम, अपनी शहरत, सब कुछ। जरे की आंखें सुर्ख होती जा रही थी, हाथ की नसें उभर रही थी। अब सावियार खानजादा को घूर रहा था। सावियार ने जरिक के गर्दन में हाथ डालते इसका चेहरा अपने रूबरू किया था। ये आंखें मुझे मत दिखाओ, इसको दिखानी चाहिए थी, इसके तो घुटने से लगे बैठे हो। जावियार खतकी से कह रहा था। जरिक के गर्दन में वो स्टिल सख्ती से हाथ डाले हुए था। जरिक बमुश्किल बर्दाश्त कर रहा था। ये इसकी सुर्ख होती आंखों से वाज़ेह था। चचा को बचाने के लिए अब मैं तब कुछ करूंगा जब तुम मेरा साथ दोगे। जनीशा को हवेली छोड़कर आओगे तुम। जरिक ने जावियार का बाजू झटका, मगर जावियार की गिरफ्त पत्थर की तरह जमी रही। हालत देखो अपनी, तुम कमजोर नहीं हो मगर कमजोर पड़ रहे हो। औरत को एक हद तक अपने सर चढ़ाते हैं। तुम्हारी हालत की जिम्मेदार सिर्फ जनीशा है। जावियार पीछे होते सोफे के साथ टेक लगा गया था। मुझे अपनी बीवी का नाम आपके लबों से पसंद नहीं। आइंदा इसके मुतालिक कुछ कहा मैं हर लिहाज भूल जाऊंगा। बाबा को बचाने में आपकी जरूरत नहीं, मैं बचा लूंगा। वो दरश्तगी से जवाब देते अपना मोबाइल टेबल से उठाते चला गया था। जावियार खानजादा ने गहरी सांस लेते खुद पर काबू पाया। सामने से आती जनीशा को देखते जावियार के नकूश मजीद बिगड़े थे। जनीशा जावियार को देखते मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ी थी। बैठ सकती हूँ जेठ जी। वो कहते इसके सामने बैठ चुकी थी। क्या हुआ है आजकल? बेज आजकल बेजो इज्जती सरेआम हो रही है। इसकी वजह से चेहरा सुर्ख है या अभी भी हुई वो है? वजह वो है, जनीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। वक्त है तुम्हारा, कह सकती हो कुछ भी मगर वक्त एक सा नहीं रहता। जावियार इस पर चटनी से नजर डालकर खड़ा हो गया था। जैसे आपका नहीं रहा। जनीशा भी खड़ी हुई। तुम कुछ भी कह सकते हो, मैं खामोशी से सुनूंगा। कहा ना वक्त तुम्हारा है, मगर जिस दिन तुम्हारा जवाल आया तुम देखोगे। जावियार खानजादा अपनी औकात पर आता है तो अगले के पैरों के नीचे से जमीन रहती है ना आसमान। जनीशा सीने पर हाथ बांधे जावियार की धमकियां सुन रही थी मगर लबों पर खानोस तपाने वाली मुस्कुराहट थी। मेरे पैरों के नीचे जरा सी जमीन, जरा सा आसमान नहीं जो कोई भी आकर खींच ले।
میرا آسمان اور میری زمین زرق خانزادہ ہے، یعنی میرا شوہر، اور تم اسے ہی ڈبل کراس کر رہی ہو۔ سنیشا کے نقوش میں درد کے نمک آن ٹھہرے تھے، آنکھیں پل میں نم ہو گئیں، وہ بے چینی سے اپنے ناخن چبھانے لگی۔ وہ کچھ دیر پہلے والی سنیشا نہیں تھی، کچھ ہی لفظوں نے وہ شانے چت ہو گئی تھی۔ زاویار کا ایک ایک ایکٹ بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، میرا ٹارگیٹ تم لوگ، صرف تم لوگ۔ زنیشا گھبرائی تھے، آنکھیں لمحوں میں صرف ہوئی زاویار نے اس کی حالت دیکھتے ذرا توقف سے سر ہلایا۔ کہتے ہیں انسان جتنا بھی اسمارٹ ہو مگر اوور اسمارٹ نہ ہو، اسی اوور اسمارٹنس میں وہ بلنڈر ضرور کر دیتا ہے۔ زاویار نے اپنی موبائل اسکرین زنیشا کے سامنے کی تھی، زنیشا جیسے جیسے دیکھتی جا رہی تھی اس کی رنگت متغیر ہو رہی تھی۔ اس ویڈیو میں وہ پولیس اسٹیشن داخل ہو رہی تھی، میں چاہتا تو یہ ویڈیو زرق کو دکھا سکتا تھا مگر اس کی حالت دیکھتے نہیں دکھائی۔ تم نے اس کی آنکھوں پر محبت کی نہیں ہمدردی اور گلٹ کی پٹی چڑھائی ہوئی ہے۔ محبت کی پٹی ہوتی تو وہ غلط اور صحیح کی تمیز کر سکتا تھا مگر میرا بھائی اس وقت گلٹ میں ہے، شدید گلٹ میں۔ اس وقت وہ یہ ویڈیو دیکھ کر بھی تم پر شک نہ کرتا، میرا الٹا میرے مخالف ہو جاتا، جو کہ وہ ہو رہا ہے۔ زاویار نے کہتے زنیشا کی فکر رنگت پر گہری نظر ڈالی، جو آہستہ آہستہ بحال ہو رہی تھی۔ مرد پر محبت تعدیر اثر کرتی ہے، اس کا جمود سحر کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کا دل اپنی پسندیدہ عورت کے لیے ہمیشہ نرم رہتا ہے، مگر افسوس تم زرق کو اپنی محبت کے حصار میں نہیں، صرف گلٹ پشیمانی پچھتاوے کے حصار میں رکھنا چاہتی ہو۔ یہ گلٹ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، اس دن تم اس کی پسندیدہ عورت بھی نہیں رہو گی۔ جو مسکراہٹ کچھ دیر پہلے زنیشا کے لبوں پر تھی اب زاویار کے ہونٹوں پر رقصاں تھی۔ زنیشا باقاعدہ کانپنا شروع ہو چکی تھی، اس کی گلابی آنکھوں میں زرق کو کھونے کا خوف تھا۔ زاویار بغور اس کی ہر حرکت کا مشاہدہ کر رہا تھا، وہ خود کو کول رکھنے کے لیے کبھی ناخن چباتی، کبھی اپنی شال درست کرتی۔ میں تبریز کے کیس کے پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ اس انکشاف پر زنیشا چونکی تھی۔ ظاہری طور پر میں اپنے بھائی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، زاویار گہرا مسکرایا۔ اب سب کچھ زرق کرے گا، غلط صحیح سب کی تمیز بھول جائے گا، خون پسینہ عقل سب جھونک دے گا، کیونکہ یہ بات اس کے خاندان کی بقا پر ہے۔ جب خاندان کی بات آ جائے تو مرد اپنی جان سے بھی کھیل جاتا ہے۔ اب بات ہے تمہارے امتحان کی، تم اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہو کہ نہیں؟ اگر اس کا ساتھ نہیں دو گی تو اس کا خاندان نہیں روگی۔ زنیشا کے دل پر ہر لفظ خنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ سامان پیک کر لو، ایئرپورٹ نہیں حویلی جا رہی ہو تم۔ زاویار اپنی سیاہ گلاسز آنکھوں پر لگاتے چلا گیا تھا۔ زنیشا نے شال سے اپنی پیشانی سے پسینے کے قطرے صاف کیے تھے۔ زنیشا کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں چکر لگاتے سگریٹ انگلیوں میں دبائے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کچھ بھی کرو، کچھ بھی، مجھے میرا بابا جیل سے باہر جائے، گواہ خریدو، پیسہ لگاؤ، مگر مجھے میرا بابا جیل سے باہر جائے، بس۔ کمزور ہے تو تم کیا کر رہی ہو؟ جو تمہاری لاکھوں کی فیس ہے وہ ہم پاگل ہیں جو پے کر رہے ہیں؟ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے چیخا تھا۔ سنیشا سرک کی حالت دیکھتے دروازے سے ٹیک لگا گئی تھی۔ اب وہ فون پر گندی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ سنیشا نے ایسی گالیاں کبھی نہیں سنی تھی، اور یہ گالیاں اس کے کانوں سے دھواں نکال رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے سرک کو دیکھ رہی تھی، وہ اس وقت پاگل چمکی لگ رہا تھا۔ زنیشا کو اس سے خوف محسوس ہوا، اس کے ساتھ کیسا گھناؤنا کھیل کھیل چکی تھی۔ ڈرگ اتنی آسانی سے اپنا اثر ختم نہیں کرتی، اتنے عرصے سے اسے میڈیسن دی جا رہی تھی، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے تبریز کی جیل اور پشیمانی اور اضطراب میں جلتا ہوا وہ۔ ابے چل بھاڑ میں جاتی ہوں، بغیرت 2 نمبر وکیل، جاؤ نشر کر دو یہ گالیاں۔ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کھونے کے لیے اب کچھ نہیں بچا۔ ویسے کون سا سوشل میڈیا پر میری جے ہو رہی ہے؟ وہ گندی سی گالی دیتے فون بند کر چکا تھا۔ زرق کی نگاہ سنیشا پر پڑی، فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کارپٹ پر گرا۔ سگریٹ وہ انگلیوں کے پوروں سے بجھاتے کارپٹ پر پھینک چکا تھا۔ زنیشا کے دل پر گھونسا سا لگا تھا، اس کی انگلیاں جلتے سگریٹ سے جلی تھی۔ وہ اپنے لب کاٹتے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، وہ شاید گالیوں اور سگریٹ پینے پر شرمندہ تھا۔ وہ جلد اس گل سے باہر نکل آئے گا۔ زاویار کے لفظ یاد کرتے زنیشا کو اپنی سانس رکھتے محسوس ہو، کہا تو سچ ہی تھا، پشیمانی پچھتاوا دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے۔ زخم تازہ تھے، وہ شرمندہ تھا، ایک وقت آئے گا اور وہ اس ندامت کے حصار سے باہر آ جائے گا۔ تب کیا کرے گی وہ؟ کیا وہ اس مرد کو باندھ کر رکھ سکتی ہے؟ وہ مسترب سا سوچ رہی تھی۔ محبت ہی ایسا حصار ہے جس سے کوئی مرد نہیں نکل سکتا، بلکہ عورت بھی نہیں نکل سکتی۔ زنیشا سب کچھ اب ہار سکتی تھی، مگر اس مرد کو نہیں۔ اسٹریس ہو رہا تھا اس لیے سگریٹ پیا تھا۔ زرق نادم سا وضاحت دے رہا تھا۔ زنیشا اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اس بات میں سر ہلا گئی تھی، اسے کیسے مکمل طور پر اپنا بنائے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کوئی سے اس کے خلاف نہ کر سکے، وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا کہا ہے ڈاکٹرز نے؟
वो इसके गिर्द झिझकते हुए अपना हिसार कायम कर गया। जनीशा के आंसू गाल का हिस्सा बने, वो अब इसे छूते हुए बहुत एहतियात करता था। वो हक खत्म हो गया था जो कुछ दिन पहले जताता था। जख्म ठीक हो जाएंगे। जरिक वो जरिक के हाथ पर अपने शानों से हटाते बेड की तरफ बढ़ गई थी। जरिक इसकी तरफ बढ़ते पंजों के बल बैठा इसकी लैप में सर रख गया। जनीशा ने अपनी हिचकी बांधी थी। वो चाहते हुए भी इसके बालों में उंगलियां ना फेर सकी थी। मुझसे ज्यादा जंगली जानवर कोई नहीं हो सकता सैनी जान। मैं हजार बार भी खुद को मलामत करूं कम है। मेरी सजा ज्यादा होनी चाहिए। ज़रिक के आंसू की इसकी लैप में को भिगोने लगे थे। सनीशा के आंसू टूट टूट कर ज़रिक के बालों में जज्ब होने लगे। तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो। सनीशा के दिल को इसकी बात पर धक्का सा लगा था। वैसे खुद छोड़ने का सोच सकती थी। वो छोड़ने की बात पर बात करता सनीशा का दिल इसकी विमान खींचने को करता। वैसे लेकर जुनूनी होती जा रही थी। मर्द अपनी पसंदीदा औरत से दस्तबरदारी नहीं कर सकता। वो किसी और की जान किसी और की ना हो जाए। वो अपना आप गिरवी रख कर भी इस औरत को अपना बनाता है। मगर मगर मुझ जैसे मर्द को ये हक ही नहीं वो अपनी पसंदीदा औरत को अपना बना कर रखे। यही मेरी बदतर सजा है। तुम्हें खोकर मैं रोज जीऊं रोज मरूं। जैनी वो रो रहा था। मैं नामर्द हूँ जैनी। मैं लूजर हूँ। मैं किसी को नहीं बचा सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बाबा को नहीं बचा सका। मैं अपनी बीवी को खुद नहीं बचा सका। मैं अपनी जैनी को खुद से नहीं बचा सका। अब गिल्ड जनीशा के रूम रूम में सरायत कर रहा था। जनीशा साकिन हो चुकी थी। हजन इसके गिर्द किसी खारदार तार की तरह लिपट गया था। आई एम सॉरी। इसके लब धीरे धीरे से हिले थे। जरिक ने चेहरा उठाए से देखा। आई एम सॉरी वो बेराबत सी कह रही थी। मुझे माफ कर दो। जरिक तहेर ज़्यादा होते इसे देख रहा था। तुम क्यों माफी मांग रही हो हुसैन? इस सब का कसूरवार मैं हूँ। तुम जैसी औरत कभी नहीं देखी जितनी तुम खूबसूरत हो। इससे ज्यादा तुम्हारा दिल खूबसूरत है। कोई और औरत होती तो मुझे छोड़ देती। गाली मत दो। जनीशा बदहवास होते अपनी टांगे ऊपर खींचते घुटनों में चेहरा दे गई थी। इसका बदन हौले हौले कांप रहा था। उसकी तारीफ करता ऐसे लगता था इसे कोड़ा मारा गया है। सैनी मत कहो सैनी, मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं। वो सर उठाते हंसियानी चिल्लाए। सर किसके करीब बैठते इसे अपने सीने से लगा गया था। ऐसे मत कहो, मैं तुम्हारे लायक नहीं। और आवाज में कह रहा था आईना तुम मुझे छोड़ने के बाद की मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सनीशा ने रोते हुए से गिरबान से पकड़कर जिन छोड़ा था। मैं अपनी जान ले लूंगा ये कहने से पहले ही जरिक की नम आंखें मुस्कुराई थी। ऐसे कैसे? झिझकोगे नहीं? हक से हक से मुझे छूओगे। मैं तुम्हारी हूँ सिर्फ तुम्हारी। मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। जरिक इसके गिर्द हिसार बांध गया था। जरिक इसके गिर्द सख्त हिसार बांध गया था। आई हेट यू। आई लव यू। वो बस इतना ही कह सका। वो 2 दिन बाद ये एतराफ सुना था। धड़कन रुकी थी। फिर बहाल हुई। सुकून की लहर वो जाल रहने जो जा में उतरी थी। ये 3 लफ्ज नहीं थे। आब हयात थे। इसे हर बार नई जिंदगी देते थे। मुझे माफ कर दो सनी। सनीशा की हिचकियां अब पूरे कमरे में गूंजने लगी। माफ कर दिया। प्लीज अब माफी मत मांगना। इसके लफ्ज बेराबित हो गए थे। शर्मशारी ही शर्मशारी थी। जरिक ने उसे खुद से अलहदा करते इसकी पेशानी पर लब रखे वो खड़ा हुआ था। जनीशा ने इसकी तरफ देखा। वो अभी इसके हिसार में क्या चढ़ना चाहते थे। इसकी आगोश में सोना चाहते थे। 2 दिन से सोकर नहीं देखा था। पापा से मिलने जा रहा हूँ। वापसी पर हम हवेली चलेंगे। तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। वो संजीदगी से कहते वार्डरोब की तरफ बढ़ गया था। जनीशा ने बमुश्किल अपने अंदर उठते खदशात पर काबू पाया। जरिक वार्डरोब से अपने कपड़े लेते वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सनीशा मोबाइल फोन पर अब कुछ टाइप कर रही थी। जरिक शाहिरान के सामने कुर्सी पर बैठा था। शाहिरान इसे जलन ज़दा निगाहों से देखते टेबल पर जोर से अपनी स्टिक मार रहा था। कमरे की फिजा तनाव से भरी हुई थी। नया नया मोहब्बत में गम मिला था। लव स्टोरी शुरू होने से पहले खत्म हो गई थी। ये खेल पिछले आधे घंटे से चल रहा था। सरे खानजादा की झंझलाहट बढ़ती जा रही थी। अपनी जैकेट के कॉलर झटकते कुर्सी से टेक लगा गया। अब दोनों खूंखार निगाहों से एक दूसरे को घूर रहे थे। और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? जरिक ने चुपते लहजे में पूछा। शाहिरान हंसा था मगर हंसी में जहर घुला हुआ था। ये थाना है। आपका रेस का मैदान नहीं। यहाँ सब कुछ कानून के मुताबिक होता है। ड्रग केस कोई मजाक नहीं। 5 किलो हीरोइन निकली है तुम्हारे बाबा के बैग से। अब तुम क्या समझते हो मैं लाल कालीन बिछाकर मुलाकात करवा दूं? तमीज से बात करो। जरीफ ने गुस्से से मेज पर मुक्का मारा। ठीक है तमीज से बात कर लेते हैं। शाहिरान इन ने जोर से गर्दन को दाएं बाएं छटका दिया।
कुछ असूल, कुछ ज़वाबित होते हैं। ड्रग के केस में पकड़े मुजरिम को हम हाई प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। हाँ, अगर तुम अपने बाप की जगह होते तो मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देता। आखिर को आप जनाब स्टार ठहरे। शाहिरान टेबल पर जोर से स्टिक मारते आगे को हुआ। जरिक को देखते इसके इश्तियाल में इजाफा हो रहा था। जनीशा मैडम के साथ वो होता ज्यादा रिश्ता। शाहिरान को नीली आंखों वाला ये शख्स बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अगर यही सब बकवास करनी थी, मेरा आधा घंटा बर्बाद क्यों किया? सर एक गुस्से से कुर्सी धकेल कर खड़ा हुआ। शाहिरान ने कुर्सी से झुककर मेज पर स्टिक बचाई। मुजरिम का कोई रिश्ता नहीं होता। अदालत ने भी इजाजतनामा नहीं देना। आखिर 5 किलो हीरोइन का मामला है, क्या पता मुलाकात के बहाने जहर या कोई पर्ची पहुंचा दो। तुम लोग चालाक हो, लेकिन हम भी नए नहीं। शाहिरान अपनी कुर्सी से टेक लगाए बोला, बाबा है वो मेरे। मैं ऐसा क्यों करूंगा? सरीक खानजादा को गुस्सा ऊद कर आया था। वो मुठियां पीछे सहन कर रहा था। खुद को बचाने के लिए शाहिरान ठंडे लहजे में बोला, जुबान काबू में रखो शाहिरान, वर्दी उतार दूंगा। सर एक दोनों हाथ मेज पर रखकर झुकते हुए गुर्राए, ऐसी धमकियां मैं रोज सुनता हूँ। अभी तक ऐसा शख्स मिला नहीं जिसने अपनी धमकी पूरी की हो। लेकिन मैं इंतजार करूंगा। तुम कब से मेरी वर्दी तुम कब मेरी वर्दी उतरवाते हो? शाहिरान अपनी कुर्सी से उठते हुए खड़ा हुआ। सरिक ने तैश से टेबल पर मुक्का मारा था, इसने अपनी कुर्सी को लात मारी और शाहिरान के करीब आया। एक बात कान खोलकर सुन लो शाहिरान, मेरा मजीद सब्र मत आजमाना। मैं वो आदमी हूँ जो एक हद तक अपने सब्र को आजमाता है। तुम्हारी धमकियों पर तो मेरे थाने की दीवारें लाल हो चुकी हैं, लेकिन कानून की किताब में तुम्हारी धमकी का कोई सेशन नहीं है। शाहिरान अब डंडा 2 उंगलियों में तेजी से घुमा रहा था। तुम कानून के पीछे छुप रहे हो, लेकिन एक दिन वो कानून ही तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। तुम कितने बड़े करप्ट हो ये मुझे पता है। जरिक ने झुककर उसके कंधे पर हाथ मारा और सरगोशी की हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, याद रखो। ये थाना है और इस थाने में जो मेरे मुकाबिल आता है या तो हवालात में जाता है या अदालत में, तीसरे रास्ते का जो वजूद नहीं। शाहिरान ने फौरन इसका हाथ झटक कर पीछे धकेल दिया। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। बाबा से मुलाकात चाहिए मुझे और वो मुलाकात में लेकर रहूंगा, चाहे तुम्हारे जरिए या तुम्हारे ऊपर से गुजर कर। सदिक ने गहरी सांस ली, अपने होंठ खींचे और कुर्सी की पुष्ट पर मुक्के मारने लगा। सबसे जब्त बेबसी से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। आसमान और शाहिरान कहते ही दरवाजे की तरफ बढ़ा। कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ था। सर, मुजरिम की हालत खराब है, काफी तगड़ा रिमांड लिया है। शाहिरान ने गहरी नजर जरिक पर डाली, जो कुर्सी के सतह पर अपने नाखून खबोए हुए था। शाहिरान को इसे तकलीफ देकर मजा आया था। ये सरकार का हुक्म नहीं था, टेक्स्ट पर पैगाम मिला था, इसके शौहर को ज्यादा तंग न किया जाए। तब से ही वो जला बैठा था। और डंडे घुमाओ, बड़ा ही करप्ट खानदान है। मेरा वतन, मेरी जान, इस वतन पर इन मस्टंडों की जान कुर्बान। वो सरिक को सुलगाते ऑफिस से निकल गया था। शाहिरान में तुम्हें तुम्हारी वर्दी समेत जमीन पर घसीटूंगा। जो अपने होश खो रहा था, वो अपना चकराता सर दोनों हाथों में थाम गया। वो खुद को ऐसे हारे हुए जुआरी के मानंद पाता था, जो खेल से पहले ही हार गया हो। इसका सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस मजरूह हो रहा था। सभी इसे जैसे आजमा रहे थे। वो तेज तेज कदमों से हवेली दाखिल हुआ। अब भारी कदमों से कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे में दाखिल होते जावियार ने तायराना निकाह कमरे में डाली। कहीं भी बेतरतीबी नहीं थी, हर चीज अपनी जगह पर थी। बेड पर एक शिकन तक न थी। वो कमरे में नहीं थी, वो बूटों समेत बेड पर गिर गया था। एक बार फिर से कमरे को देखा, जरा डस्ट धूल न थी। हर चीज वैसी थी जैसे इसे पसंद थी। शुरू शुरू में वो कमरा इतने अच्छे से साफ नहीं रखते थे। एक थप्पड़ और वो ये बात समझ चुकी थी। वो बेचैन सा हुआ था। क्या हर बात पर थप्पड़ मारना जरूरी था? ऐसे समझती भी तो नहीं थी। सोचों को छटकते हर दफा की मर्तबा अजर पेश किया। खून बहा में भी तो आई थे, एक और अजर पेश किया। अब क्या हुआ है? अब इन इन क्यों नहीं से कुछ कहते? अब भी वनी में ही है। मुकाम तो नहीं बदला। दिमाग में उभरते सवाल पर वो खौल उठा था। बदल गया? हाथ न जाने क्यों दिल के मकाम पर आन ठहरा था। जावियार ने फोन उठाया। किचन का नंबर घुमाया। क्या चाहिए? इसे इसकी आमद की खबर हो गई थी। जो चाहिए तुम जानती हो। आवाज गंभीर हुई थी। खाना खाना है क्या? आवाज में ला ताल्लुकी भरी थी। तुम्हें खाना है, कमरे में आओ। वो गुस्से से फोन पटक चुका था। औरतों से ज्यादा प्यार जता लो, सर पर ही चढ़ जाती है। वो सर के नीचे हाथ बांधे बड़बड़ाया था। इसे पूरा यकीन था वो पहले की तरह इसके हुक्म पर भागी चली नहीं आएगी। काफी खुदसरी आ गई थी। वही हुआ, 15 मिनट से ऊपर हो गए थे, नहीं आई थी। अब अपने मारे हुए थप्पड़ सही लगते थे।
وہ بے چینی سے اپنی ایک ٹانگ ہلانے لگا۔ انتظار طویل ہوا، اسے تو یہ کچھ منٹ صدیوں پر محیط لگے تھے۔ اسلام آباد سے 4 دن بعد آج لوٹا تھا۔ 4 دن بس گیسٹ صاحبوں پر سوار رہی تھی، ہر وقت کی طرح اسے اپنی بیوی کو اپنا استقبال کرتی چاہیے تھی، مگر کمرہ خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ حکم دیا بھی وہ نظر انداز کر گئی۔ مرد ہی ظالم ہوتا ہے یا عورتیں تو سیدھی سادی ہوتی ہیں؟ وہ کام ہی کیوں کرتی ہیں جو مرد کو غصہ دلائے؟ وہ بھڑکتے ہوئے بیڈ سے اٹھا تھا، فن فن کرتا کمرے سے نکل گیا۔ کچن کے دروازے پر کھڑے زاویار کے غصے میں اضافہ ہوا تھا۔ پاس کھڑی گل رانا کا حلیہ زیادہ بہتر تھا، نیلے رنگ کا ڈھیلا سا فراک داغوں سے بھرا تھا، جگہ جگہ آٹے اور چکنائی والے ہاتھ لگے تھے۔ بالوں کا وہ بے ڈھنگا سا جوڑا بنائے ہوئے تھی، نیلی شال اور کرسی پر رکھے ہوئے تھے، اطمینان سے کھڑی پیاز کاٹ رہی تھی۔ سلام خان، گل رانا اور زینب خاتون نے زاویار کو دیکھتے کہا۔ عائش نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، ویسے ہی کھڑی رہی جیسے اس کی آمد کی خبر ہی نہیں ہوئی ہو۔ زاویار کا لٹ مار مارو والا انداز تپا سا گیا تھا۔ زاویار عائش کی طرف بڑھتے اس کی کلائی جکڑ گیا تھا، نیلی آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ٹکرائی تھی، سیاہ آنکھوں والے کا دل ڈوب کر اٹھ رہا تھا۔ البتہ نیلی آنکھوں میں کچھ نہ تھا، شناسائی تک نہ تھی۔ کیا کہا تھا اتنی نافرمان کیوں ہو گئی ہو؟ وہ اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکرا گئی تھی۔ زینب خاتون اور گل رانا کی موجودگی پر عائش کی رنگت سرخ ہوئی۔ اتنی شرماتی ہے تو فون کال پر کمرے میں آ جاتی، تمہیں پتا ہے میں تمہاری جان نہیں چھوڑتا، جھک کر سرگوشی میں کہتے اسے سلگایا۔ اس کے گالوں پر بکھرتی سرخی پر وہ محفوظ ہوا تھا۔ شرم نہیں آئی اپنی ہونے والی تذلیل کا سوچ کر سرخ ہوئی ہو؟ کیا پتا آپ کا ہاتھ اٹھ جائے؟ عائش کی آواز دھیمی ہرگز نہ تھی۔ اس کی بات پر زاویار خانزادہ کے نقوش میں سرخی گھلی تھی۔ کب اٹھاتا ہوں تم پر؟ ایک نظر گلرانا اور زینب خاتون کو دیکھا تھا، ان دونوں کی موجودگی پر عائش کی بات اندر تک گھر سی گئی تھی۔ تب نہیں اٹھایا، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے اپنی نیلی چال اوڑھتے کچن سے نکل گئی تھی۔ زاویار نے بمشکل اس کے تیور برداشت کیے تھے، وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کچن سے نکل گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو عائش بیڈ کے سامنے پڑے کاؤچ پر بیٹھی تھی، اس کے حلیے پر سلگتے نگاہ ڈالتے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہوتے اپنے رسٹ واچ اتارنے لگا۔ اب بیٹھی کس بات کا سوگ منا رہی ہوں؟ زندہ واپس آ گیا ہوں اس بات کا؟ مرر میں اس کا سپاٹ چہرہ دیکھتے زاویار کے سر پر لگی پیروں پر بجھی تھی۔ سوگ منانے کے لیے بہت سی باتیں ہیں میری زندگی میں، جیسے کہ سارا دن ہی سوچنا میری زندگی حرام کیسے کرنی ہے۔ وہ اس کی بات بیچ میں ہی اچک گیا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا نیلے فراک پر جان بوجھ کر آٹے اور چکنائی کے ہاتھ لگائے گئے ہیں۔ عائش بنا کوئی جواب دیے اپنے پاؤں صوفے پر کر گئی تھی۔ کیا چاہتی ہو تمہیں خود جا کر شاور دلواؤں؟ زاویار کے انداز دیکھتے سلگا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہے۔ عائش کی بات پر زاویار نے گردن ترچھی کیے سے دیکھا۔ اب سچ میں اسے حواس میں نہیں لگی تھی۔ وہ عائش کی طرف بڑھتے اس کی گرد صوفے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ زاویار نے ایک ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔ عائش کا چہرہ ہنوز سپاٹ تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کون سی والی ٹریٹمنٹ چاہیے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے حد نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ تھپڑ کھائے بہت دن ہو گئے ہیں، لگتا ہے ڈیفیشنسی ہو گئی ہے، ملائمت بھرا لہجہ۔ عائش لب نیچے نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ بہت تپا ہوا ہوں، بہت غصہ ہے میرے اندر، ایسے ہی تم پر غصہ اتر جائے گا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس لیے کوآپریٹ کرو۔ زاویار نے اب کی بار اپنے لہجے کو بمشکل ہی نرم رکھا تھا۔ عائش کی رنگت بے تحاشا سرخ ہو چکی تھی۔ وہ نظریں جھکائے لب نیچے صوفے پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگی، ڈٹائی کہ وہ آج پورے ریکارڈ توڑے ہوئے تھی۔ بہت تھکا ہوا ہوں، تھکاوٹ دور کر دو میری۔ اس کے نیچے لب دیکھ کر زاویار نے اپنی اندر کی فلاحت پر قابو پایا۔ جھجکتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھے، ایسے ہی اتار لیں اپنی تھکاوٹ۔ وہ آج ضدی بنی ہوئی تھی۔ چلو شکر ہے تم نے یہ نہیں کہا کہ اس کا بھی موڈ نہیں ہے، اگر ایسے کہتی تو مجھے شک ہوتا کہ تم نے نشہ وشا کیا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہا تھا، ایسے نخرے کرتے ہو؟ اسے اچھی لگی تھی، اس کے نخرے اٹھانے کو دل چاہا تھا۔ یہ بتاؤ میرے 4 دن حویلی نہ آنے پر موڈ خراب ہے؟ عائش نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حق ہاں، یہ خوش فہمی، کہہ دو ہاں۔ ایک ظالم سنگدل شوہر کو شاید اچھا لگے، مجھے غرض نہیں وہ لفظ کہہ سکتی ہو جو آپ کو اچھے نہ لگے۔ وہ آج بدتمیزی کے ریکارڈ بھی توڑے ہوئے تھی۔ جیسے کہ زاویار نے اس کی پیشانی پر پھر سے ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اب اس کی گردن ہاتھوں کو چھوڑتے چیک کر رہا تھا، اسے بخار تو نہیں؟ جیسے کہ آپ کو اتنی بد دعائیں ملتی ہیں، آپ کبھی ان بد دعاؤں سے مر گئے تو میں آپ کا جوگ لے کر نہیں بیٹھوں گی۔ عائش کی بات پر زاویار کا کہکا بھی ساختہ تھا۔ زاویار نے ہنستے ہوئے عائش کے بالوں کا جوڑا کھول دیا۔ اس کے بال چہرے اور شانے پر بکھر گئے تھے، لہسن کی اسمیل آ رہی تھی۔ عائش کے بال چومتے ہوئے کہا۔ عائش کی رنگت غصے سے تپی تھی۔ زاویار لبوں تلے دبائے اس کے ایکشن دیکھ رہا تھا۔ وہ مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی۔ اگر میں مر گیا تو پتہ ہے میں اپنی وصیت اپنے
तड़के में क्या छोड़कर जाऊंगा? पूछो क्या? वो इसके मज़ीद करीब हुआ। ज़ावियार के लब इसके होठों को छूने लगे। आयश अपने बाल झटकते हुए पीछे हो गई थी। पूछो क्या? ज़ावियार ने इसकी आंखों में देखते इसके बाल आगे किए। वो अब बिल्कुल संजीदा था। क्या? अपनी जायदाद, अपनी ज़मीन, अपना सब कुछ। मगर तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, इतनी खूबसूरत औरत को छोड़कर तो मैं मर भी नहीं सकता। तुम मेरे अलावा किसी दूसरे मर्द के साथ मुस्कुराओगी तो मैं कब्र में भी मेरी रूह जल जाएगी। यानी यहाँ भी टॉक्सिकपन मेरी मुस्कुराहट नहीं गँवारा। वो गुस्से से अपने बालों को फिर से जूड़े में लपेट रही थी। जो भी समझो वो सीधा खड़ा हुआ। आयुष बहुत बेदर्दी से अपने बाल जूड़े में बांध रही थी, बाकायदा बालों को गिरा लगा रही थी। ज़ावियार के दिल को कुछ हुआ था, इसे अपने बालों के साथ ही सुलूक करते देखते बर्दाश्त नहीं हुआ था। कुछ मिनटों में शॉवर लेकर कुछ ढंग के पहन कर मेरे पास आओ। मूड खराब मत करो मेरा। खातून खाना बनो, आज़ाद मत बनो। मैं आज़ाद सीने से लगाने वाले मर्दों में से नहीं हूँ। वो दरिश्तगी से कहते बेड पर दराज हुआ था। आयशा से लम्हे सोफे से उठते वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। ज़ावियार सुलग कर रह गया था। वो आधी दुनिया तस्खीर कर सकता था, इस औरत के सामने आते ही वो हारने लगता था। वो बालों के साथ इतना बुरा सलूक करती, जहर लगी थी। कभी वो इसके बालों को सख्त हाथ लगा दे तो वो तड़प जाती थी। आज वो तड़प रहा था। ज़ावियार ने गुस्से से शूज उतार कर सामने दीवार पर मारते गुस्सा उतारा। वो इस तरह भी अंदाज में आयश का इंतजार करने लगा। वो कुछ ही मिनटों में सफ़ेद बाथरोब गाउन पहने उसके सामने खड़ी थी। बालों से टपकता हुआ दूसरे से वो सर्दी से कांप रही थी। इसे दूर खड़े देखते ज़ावियार के चेहरे पर नागवारी दौड़ी। अपने पहलुओं की तरफ इशारा किया। वो आहिस्तगी से इसके पहलुओं में आकर बैठ गई। ये ढंग का है जो पहना है? ज़ावियार ने इसकी कमर को दोनों हाथों से जकड़े इसके ढीले गाउन को देखा। वो नजर झुकाए हुए सर्दी से ठिठुर रही थी। ठंडे पानी से शावर लिया है। वो अभी भी खामोश थी। अगर मेरे आने से पहले तैयार हो जाती तो कभी इस तरह शावर लेने का ना कहता। जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाती। वो नरमी से कहते इसे अपने सीने से लगा गया था। आयश के बालों से टपकता पानी इसके कपड़ों को गीला कर रहा था। टॉवल खत्म हो गए हैं क्या? इसे फिर से गुस्सा उठ कर आया था। पूरा वो भी गीला हो गया था। आयश उसकी बाहों में खामोश थी। अब जुबान कहाँ गई? जो कुछ देर पहले कैंची की तरह चल रही थी, हमेशा की तरह इसकी खामोशी से झुंझलाया था। वो जब जब खामोश होती थी, वो घबरा जाता था, पता नहीं क्यों, मगर शुरू से ही ऐसा था। आयश की खामोशी इसके अंदर सन्नाटे उतार देती थी। ज़ावियार ने इस पर अच्छी तरह कंबल दिया। कब समझदार हो गई तुम? इतनी ठंडी हो रही होगी। इतनी ठंडी रहोगी, मुझे क्या खाक मसा आएगा? ज़ावियार का लहजा खुमार आलूद था। ज़ावियार ने उसके पानी से टपकते बालों पर लब रखे। इनमें चमक और महक मनकूत थी। शैम्पू नहीं किए? और इसलिए अब मुकम्मल तौर पर कंबल में कुरूप था। मेरा शैम्पू खत्म हो गया है। इसकी आवाज़ अभी भी ठिठुरती हुई थी। मेरा शैम्पू इस्तेमाल कर लेती। ज़ावियार के हाथ इसके गाउन की डोरी में उलझे गए। वो इसके गीले बालों को चूमता जा रहा था। अब इसे लहसुन की स्मेल नहीं आ रही थी। मेरी औकात में नहीं आता वो शैम्पू। इसकी सपाट आवाज़ में ज़ावियार का हुमार भक से उड़ा था। लम्हों में से अपने गिरदार फड़कती महसूस हुई थी। जिद लगाओगी अब हर बात में मुझसे? वो फड़कता आग का गोला बना था। सच कहा है। तुम झूठ ही बोल लिया करो। कंबल के अंदर अजीब सी जंग छिड़ गई थी। सांसें नहीं, लफ्ज की बारूद बने थे। मैं कभी महंगे शैम्पू इस्तेमाल नहीं करूंगी, ना कोई महंगे प्रोडक्ट, चाहे पूरी जिंदगी मुझे अपने बाल ना धोना पड़े। मैं रह लूंगी। वो दो टोक अंदाज में कहा। यानी मुझे यह साथ भी सहना पड़ेगा? वो झुंझलाया। तो इस आजाद को गले से उतार कर फेंक दे। आप इन मर्दों में से हैं जो आजाद को सीने से नहीं लगाते। ज़ावियार मुश्तैल होते कंबल अपने ऊपर से उतार गया था। तकिए के नीचे बाजू बांधते आयश को देखा जो इसके सीने पर मौजूद। इसे एक निगाह देखते निगाहें झुका गई थी। मुझे नहीं पता। पता तुम्हें क्या निडर बनाए हुए है? मगर मैं अब भी वही हूँ। वो इसे घूरते कह रहा था। अब खामोश क्यों हूँ? वो इसकी खामोशी पर भी सीख पा था। मेरे जवाब बर्दाश्त नहीं होते? मुझे उकसाया मत करें। मैं थप्पड़ खा सकती हूँ, मुझे आदत हो गई है। आपको मारने की आदत नहीं रही। आदतें बदल लो तो इंसान ख्वार हो जाता है। आयश धीरे से बोलते उसके सीने से अलहदा हुई थी। वो उसकी कलाई सख्ती से दबोचते जैसे अपने सीने पर कर गया था। मुझे ख्वार होना है। इस वक्त मेरी ख्वारी कह रही है तुम्हारी बदजुबानी को बर्दाश्त करो वो करूं जो मैं करने आया था। वो इसे अपने नीचे करते इस पर मुकम्मल हावी हो चुका था। कंबल एक बार फिर से दोनों के ऊपर था। अब की बार सांसें बारूद बनी थी। कंबल की गर्माइश नाकाबिले बर्दाश्त होती। वजूद पसीने से तर कुछ देर बाद सुलगे थे। सुलगते भड़कते जज्बों को राहत मिल गई थी। मैं जितनी मर्ज से ख्वारी बर्दाश्त कर लूं मगर ये स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह मैं तुम्हें खुद ही शावर दे दूंगा। वो इसकी गर्दन में मुंह छुपाए इसे तपा रहा था। वो इसके नीचे फड़फड़ाती ही रहती थी। जानान। वो हंसते हुए इस पर अपनी टांग रखते इसे मुकम्मल अपने काबू में कर गया था।
चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें। लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाज़मी दें। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।